विचार शून्य हो जाते हैं, और जब आप हंसते हैं तो भी आप विचार शून्य हो जाते हैं। इसलिए हास्य को आप ध्यान मान के कर सकते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, आज हर आदमी, चेतन जी, चाहता है कि उसका वेट लॉस हो जाए, उसका वजन कम हो जाए। तो 1 घंटे हंसने से 400 कैलोरी खर्च होती है, बर्न होती है, कम होती है। अरे वाह, तो अरे वाह, अगर आप 1 घंटे रोज हंसते हैं तो आप 400 कैलोरी बर्न होती है, और उससे आपका वजन भी कंट्रोल में रहता है। और ये मान लें कि हंसने से खून बढ़ता है, और ना हंसने से केवल नाखून बढ़ते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरा दूसरा ये भी है कि हंसी सेकुलर है। आजकल धर्मनिरपेक्षता की बात होती है। हंसी इसलिए सेकुलर है कि हर भाषा का आदमी, हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी, अमीर आदमी, गरीब आदमी, हर देश का आदमी हंस तो सकता ही है। ऐसा कोई नहीं है जो हंस नहीं सकता। इवन जो मूक हैं, बोल नहीं सकते, उन्हें भी ईश्वर ने हंसी का वरदान दिया है। हंसी वो वरदान है ईश्वर। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हंसी ईश्वर का वरदान है जो केवल इंसान को मिला हुआ है। और मैं हास्य पर एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं, चेतन जी। आपको आवाज आ रही हो? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। हास्य पर एक कविता सुनाता हूं कि दोस्त जो हंसता है वो फंसता है, मगर जो हंसता है वो फंसता है, मगर जो नहीं हंसता है वो और ज्यादा फंसता है। जिंदगी के जंजाल में, समस्याओं के बवाल में हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनहूसियत और मुस्कुराहट में बस 1 इंच की दूरी है। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। और ये माने कि कब हंसे और कब ना हंसे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि आपको कब हंसना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, और कब नहीं हंसना चाहिए। वाह, आप ध्यान से सुनिए कि इसलिए हंसो और ऐसे हंसो जैसे कोई बच्चा हंसता है, ऐसे हंसो जैसे कोई सच्चा हंसता है। ऐसे मत हंसो जैसे द्रौपदी हंसी थी दुर्योधन के गिरने पर। लक्ष्मण हंसे थे सूर्पणखा की नाक कटने पर। नंद हंसा था चाणक्य की शिखा पर। हिरणाकश्यप हंसा था प्रहलाद की भक्ति पर, और बाली हंसा था अपनी शक्ति पर। क्या बात है। रावण हंसा था हनुमान जी की पूंछ पर, और ऐसे मत हंसो जैसे वीरप्पन हंसता था अपनी मूछ पर। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे मत हंसो जैसे वीरप्पन हंसता था अपनी मूछ पे। ऐसे हंसो जैसे समुद्र में लहरें हंसती हैं, गगनों की बहरें हंसती हैं, पानी में मछलियां हंसती हैं, फूलों पर तितलियां हंसती हैं, सूखे में बरसात होने पर किसान हंसते हैं, और ऐसे हंसो जैसे जंग जीतने के बाद सीमा पर जवान हंसते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने जोगी जी, बहुत खूब, बहुत खूब। ऐसे हंसो जैसे जंग जीतने के बाद सीमा पर जवान हंसते हैं। कभी मत हंसो किसी गरीब पर, लाचार पर, खाट पर पड़े किसी बीमार पर, किसी औरत के फटे हुए आंचल पर, अंधे लंगड़े या पागल पर, बेरोजगारी ढोते हुए पढ़े लिखे नौजवान पर, और कभी मत हंसो गंजी खोपड़ी वाले पहलवान पर। और कभी मत हंसो गंजी खोपड़ी वाले पहलवान पर। हंसना ही है तो तब हंसो जब किसी बेघर को छत मिल जाए, गांव के बूढ़े पिता को बेटे की नौकरी का खत मिल जाए, जब किसी गरीब कन्या को बिना दहेज के वर मिल जाए, जब पिंजरे में बंद परिंदे को पर मिल जाए, और हंसो जब रेगिस्तान की रेत में कोई नहर निकल जाए, अदालत के चक्कर काटते काटते किसी गरीब को इंसाफ मिल जाए। हंसो जिस दिन देश में कहीं दुर्घटनाएं न घटे, और मानवता के दुश्मनों की गर्दनें सरेआम कटे। और मानवता के दुश्मनों की गर्दनें सरेआम कटे। और हंसो, और ज्यादा हंसो जब पूरा भारत जनगण मन गाते हुए, तिरंगा लहराते हुए, कदम से कदम मिलाकर मुस्कुराते हुए उन्नति के शिखर पर जाए। और उससे भी ज्यादा हंसो जब कोरोना से मुक्त होकर हिंदुस्तान मुस्कुराए, और कोई कवि अपने सीने में सैकड़ों दर्द समेटे हुए अपनी हास्य कविताएं सुनाए, तब और ज्यादा हंसो, और ज्यादा हंसो, और ज्यादा। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या मजा आ गया साहब। आपने हास्य से
मतलब किस तरह हंसे, कैसे हंसे, किस पर हंसे, क्यों हंसे, क्या कहने, कोई जवाब नहीं डॉक्टर जोगी आपका। डॉक्टर जोगी, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी काव्य यात्रा कैसे आगे बढ़ी, और थोड़ा सा आपके परिचय के बारे में हम वीडियो चलाना चाहते थे, वो चल नहीं पाया। आप थोड़ा जी। बताइए सबको। इस समय लगभग 250 लोग आपको सुन रहे हैं। नहीं, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और सुप्रभात आप सबको बोलता हूँ। और वो 250 नहीं है, एक एक व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है, आपके माध्यम से जुड़ा है, वो हजारों लोगों को एक साथ उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसके साथ हजारों लोग जुड़े हैं, और चाहे भिवानी परिवार के लोग हों, चाहे संस्कार भारती के लोग हों, ये सब भारत की संस्कृति के प्रतीक लोग हैं और अकेले नहीं हैं, पूरे कारवां के साथ हैं। तो मैं आपको बताऊं चेतन जी कि मैं मूल रूप से, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, कानपुर हुआ, जो आजकल कानपुर देहात हो गया है, रमाबाई नगर हो गया है। वहाँ मेरा एक गांव है, परिवार वहाँ मेरा रहता है। रनिया के पास एक आटे गांव है, वहाँ मेरे माता पिता रहते हैं, और वो मेरा एक स्थायी निवास, पैतृक निवास मेरा कानपुर में है। और कानपुर से मैं प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद, 10th 10वीं पास करने के बाद मैं लखनऊ चला गया, और लखनऊ में निशातगंज में राजकीय इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ाई की, और वहां से लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने ग्रेजुएशन किया, स्नातक किया। और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली से मैंने एमए और पीएचडी की शिक्षा ग्रहण की हिंदी विषय में। और पीएचडी का मेरा शोध विषय था स्वातंत्र्योत्तर अवधि काव्य का मूल्यांकन। जी जी। तो ये मालदास नीरज जी और सरिता शर्मा जी, कैलाश गौतम जी और नसीम नवाज देवबंदी साहब, कई लोगों को जो हिंदी और उर्दू के शायर हैं, मैं समझता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह जी ने जितना हिंदी कवियों के लिए, भाषा के लिए, हिंदी के सम्मान के लिए किया, ये बाकी सरकारों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए कि उन लोगों को सम्मान देने का कुछ इच्छा ऐसी होनी चाहिए। डॉक्टर जोगी, अभी आप फेसबुक पर भी लाइव हैं और 5000 लोग आपको देख रहे हैं। एक बार बहुत आप धन्यवाद। फेसबुक के लोगों के लिए थोड़ा हाय बोल दीजिए, 2 शब्द फेसबुक के लिए बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल। फेसबुक के जो मेरे चाहने वाले हैं, उन सब फेसबुक प्रेमियों को और मेरे चाहने वालों को मैं बहुत नमस्कार करता हूं, और धन्यवाद भी देता हूं कि वो मुझसे जुड़े हैं। और राजेश चेतन जी के इस बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम और अभिनव प्रयोग के साथ हम सब हैं, ये भी हम सबका सौभाग्य है। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहता हूं कि क्योंकि फेसबुक पे भी हम जुड़ चुके हैं, जी तो आपकी एक कविता हम सुनना चाहते हैं। समय हमारे पास है अभी। आप अब जो सुनाना चाहते हैं, जो आपका मन हो, हास्य कविताएं। और मैं ऑडियंस से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कमेंट जरूर देते रहें। आप कमेंट दे रहे हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। जोगी जी आपके सारे कमेंट को देख रहे हैं, तो अभी मैं उनके कहूंगा कि कोई कविता सुनाए। राजेश जी, मैं देख रहा हूँ, मेरे कई मित्र, राकेश पांडे हैं आजमगढ़ से, वो चाहते हैं ये जिंदगी का युद्ध है, ये कोरोना पे कविता है, वो आप सुना दीजिए। अलग अलग कविताएं हो की सबकी इच्छा है। पवन जी हैं जो कह रहे हैं मुश्किल है अपना मेल प्रिय सुनाइए, शायद ये देर से जुड़े हैं, कुछ अंश उसके मैंने सुना दिए हैं। तो कविताओं के बहुत सारे रंग हैं और हास्य के भी बहुत से रंग हैं। मैं समझता हूँ कि थोड़ी थोड़ी वानगी जो है वो अच्छा दे दी जाएगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। कम समय में हम ज्यादा बातें काम कर सकेंगे। जी जी जी। कि हास्य में एक प्रयोग मैं आपको सुनाता हूँ, जो एक ग्रामीण हास्य, एक बहुत जीवन का हास्य है। कि एक छंद है जिसमें जिस शब्द से, जिस अक्षर से पहली पंक्ति समाप्त होगी, उसी शब्द से दूसरी पंक्ति शुरू होगी। ये एक सिंहावलोकन की तरह एक प्रयोग है, ये आप सुनाइए। सुनाइए सर, सुनाइए। स्वागत। कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में,
कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में, खाट से उठाया उसे पत्नी की डांट ने, डांटने के बाद कहा चले जाओ हाट में जाओगे तो रहोगे बड़े ठाट में रहोगे जब काम करो दाम हो तो घर चले आना जब शाम हो गई तो ढूंढने को गई हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ था खाट में। भाई क्या कहने डॉक्टर साहब, आजकल तो हालत ऐसी हो रखी है। आजकल हालत ऐसी हो रखी है कि सब खाट में ही पड़े हैं। और स्थिति क्या है आजकल की, तो चेतन जी मैं कहता हूँ कि जान के पीछे पड़ा हुआ है दुश्मन है ये अनजाना। जान के पीछे पड़ा हुआ है दुश्मन है ये अनजाना, लॉकडाउन में घर में रहिए मुश्किल है ये समझाना, सारी दुनिया ढूंढ रही है वैक्सीन कोरोना का, एक हम हैं कि ढूंढ रहे हैं मरकज वाला मौलाना। मरकज वाला मौलाना। तो हमें तो जी डॉक्टर साहब ये बताइए, आप क्या मानते हैं, क्या सच में मरकज की वजह से ये दूसरा लॉकडाउन आया है भारत के ऊपर? एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है मरकज के कारण, तो बहुत बड़ा कारण तो मरकज का है। कुछ छोटे मोटे कारण और भी हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो आनंद विहार की घटना हो, चाहे कल मुंबई के बांद्रा की घटना हो, वहां हो सकता है कोई साजिश हो या अफवाह हो, नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये घटनाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। लेकिन बड़ा कारण इन जमातियों का है, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे और ये भी हमें सहयोग करे। डॉक्टर साहब आपके दो बेटियों के पिता हैं आप जी जी, और इस समय मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी बेटियां भी सुन रही हैं जी, और आप बेटियों की हिमायत करते रहे हैं हमेशा। जी, जी। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए, और आज मेरी पत्नी का भी जन्मदिन है, वो आज जहां भी है मैं उसके बिना जीने की कोशिश कर रहा हूं। आज 15 अप्रैल को उषा जी 51 साल की होती। मैं चाहता हूं कि आप बेटियों पर कुछ कहें आज के दिन। मैं उषा जी को अपनी विनम्रता पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और मैं बहुत बार उनसे मिला हूं, बिल्कुल देवी की तरह वो थी और जिस तरह उन्होंने आपके घर परिवार को संभाला, और जो मैं समझता हूं जितनी खुशियां आपके जीवन में है वो माता पिता के आशीर्वाद के बाद वो आपकी पत्नी के सहयोग की दी हुई खुशियां हैं। ईश्वर ने जो है सद्गति दे। और मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपने थोड़ा मुझे भावुक कर दिया, याद दिला दी भाभी जी की मुझे भी। लेकिन बेटियों पर मैंने कहा कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं। क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह। और चेतन जी, बेटी टेंशन नहीं होती, एक बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा करिए, अच्छी शिक्षा दीजिए तो एक बेटी टेंशन के बराबर भी हो सकती है। अरे वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारतीय संस्कृति में जहाँ कहते थे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस संस्कृति में हम अपनी माँ को बहुत प्रेम करते हैं, बहन से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, प्रेमिका से प्रेम करते हैं, लेकिन बेटियों से पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है हमारे भीतर कि हम अपनी बेटी के आगमन पर उतने खुश नहीं होते, बेटी से उतना प्रेम नहीं कर पाते। कहीं न कहीं ये बदलाव होना चाहिए। और आपने जो मांग उठाई है कि अंतिम संस्कार का हक बेटियों को भारतीय संस्कृति में दिया जाना चाहिए, मैं उस मांग का भी पुरजोर समर्थन करता हूं इस माध्यम से। वाह वाह वाह। आपकी जो पंक्तियां हैं चेतन जी, वो कई बार आंदोलन का काम करती हैं, वो भी मुझे एक एक पंक्ति याद रहती है कि हस्ताक्षर भी हम करते हैं एक विदेशी भाषा में, तो हिंदी में हस्ताक्षर करें, या आपने बेटियों की मांग उठाई, ये सब ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनसे मैं भी आपसे प्रेरणा लेता हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। तो आपके जीवन के प्रति जो कार्य है, समाज के प्रति जो कार्य है, भिवानी परिवार को जोड़ना एक दुनिया के लिए आदर्श है। मैं समझता हूँ कि अगर सारी दुनिया भिवानी परिवार की एकता और प्रेम को सीख ले तो बहुत सारे विकार समाज से दूर हो सकते हैं। तो आपके दायित्व, संस्कार भारती, भिवानी परिवार, इन सब के लिए जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत प्रणम्य है, और साथ में कविता और साहित्य के लिए भी आपके बड़े काम हैं, ये सब लोग महसूस करते हैं और मैं इसके लिए आपको बहुत साधुवाद देता हूँ।
मैं चाहूंगा कि बेटियों वाली कविता सुना दें आप एक बार। मैं सुनाता हूँ कि बेटी और बेटे में अंतर क्या होता है कि इस धरती पर मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटी घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। आहा आहा, वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो किसी घर में बेटी है तो मेहमान बिना कुछ खाए पिए नहीं लौट सकता है, ये मेरा दावा है। और मैंने बेटियों पर बहुत कविताएं लिखी हैं, केवल एक नहीं है। मैं एक कविता के कुछ अंश सुनाता हूँ जो लोकप्रिय है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है, मदर टेरेसा बनी या मैंने बदला कि वो साध्वी दीदी बनी तो करुणा का सागर हो गई है, पूज्य दीदी बन गई तो करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में हो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। क्या कहने, बहुत खूब, वाह। तो बेटियां भगवान का बड़ा वरदान है, लेकिन कुछ मित्र कह रहे हैं, मक्कड़ जी हैं, राजकुमार जी अहमदाबाद से, की कार्यक्रम है हंसना जरूरी है, तो याद दिला रहे हैं कि हम हंसी से इधर उधर न जाएं। ये भी मैं जानता हूं केतन जी, एक्चुअली मुश्किल क्या है कि मेरी कविताओं के बहुत रंग हैं, बहुत बहुरंगे रंग मेरी कविताओं के पास हैं, जिसमें माँ कविता है, पिता है, बेटियां है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है, बहुत सारी गजलें हैं, गीत हैं, ऐसी कविताएं हैं जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं, अलग अलग कविताएं हैं। जी तो, जी। तो मैं क्या क्या सुनाऊं, 1 घंटा तो मेरे लिए बहुत कम है, मुझे तो कई घंटों वाले कार्यक्रम में शामिल करिए। आपको आपको पार्ट 2 में फिर बुलाऊंगा। अभी मुझे ये बताइए, आपने फिल्मों में बहुत काम किया है, जी, आपने संगीत की दुनिया में बहुत काम किया है, लता मंगेशकर जी भी आपको बहुत चाहती हैं, जी, आप गीतकार संगीतकार भारत की सेलिब्रिटीज के बहुत प्रिय कवि हैं। अपनी फिल्मी सफर के बारे में थोड़ा जोगी जी बताइए। जी जोगी जी। मैं बताता हूँ, मेरा चित्र चला गया है, चित्र नहीं गया है, चित्र आ रहा आपका, आ रहा है। सचिन ये शेयरिंग बंद कर दो, सचिन शेयरिंग बंद कर दो, कोई बात आ गया। तो फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में मेरा लगातार जुड़ाव रहता है। और चेतन जी, मैंने बहुत से गायकों के लिए एल्बम्स लिखे हैं, जगजीत सिंह साहब ने मुझे गाया है, पंकज उदास साहब के लिए एल्बम मैंने लिखा है, यशुदास जी के लिए लिखा है, और बॉलीवुड के जितने भी गायक हैं, बड़े गायक हैं, उन सब ने मेरी गानों को स्वर दिया है, ये मेरा सौभाग्य है। और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनके लिए मैंने गीत लिखे हैं, सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग लिखे हैं। अभी मैं आपको बताऊं चेतन जी, आप हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। बहुत सी मैं आपको बताऊं, मैंने कुंभ का टाइटल सॉन्ग लिखा था, जो इलाहाबाद में कुंभ हुआ था। जी जी मैंने जो आईपीएल होते हैं क्रिकेट के, उसका टाइटल सॉन्ग भी मेरा है, थीम सॉन्ग जो एंथम है उसका गाना है। कई राज्यों के राज्य गीत मैंने लिखे हैं, हिमाचल राज्य गीत को सरकार ने स्वीकार किया है, और लगभग सभी प्रदेशों के राज्य गीत लिखे हैं। तो सामाजिक बहुत कविताएं लिखी हैं। फिल्म में मेरी एक फिल्म आई थी, पहली फिल्म थी मेरी फन, उसके बाद फिल्म आई थी थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक, जिसका टाइटल सॉन्ग मेरा था, जैकी साहब अरबाज खान लोग थे। और अभी लेटेस्ट फिल्मों में मेरी फिल्म थी जीनियस, अनिल शर्मा की, जिन्होंने गदर बनाई थी। मेरी फिल्म थी मुक्काबाज, अनुराग कश्यप के साथ, जिन्होंने अभी ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय गाना उसमें था पूरी फिल्म में। उसके बाद अभी और लेटेस्ट फिल्म आई मेरी ठाकरे,
जो बाला साहब ठाकरे पे है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ठाकरे साहब का रोल किया है, उसका टाइटल सॉन्ग भी मेरा है, ठाकरे फिल्म का भी। और आने वाली फिल्म एक है वन रक्षक, जिसमें पर्यावरण पर एक बड़ी फिल्म है और इंटरनेशनल फेस्टिवल में गई हुई है, उसका टाइटल सॉन्ग भी मेरा है, जिसे शुभा मुद्गल जी ने गाया है और संगीत दिया है पंडित बालकृष्ण शर्मा ने। तो शुभा मुद्गल जी ने उसका टाइटल सॉन्ग गाया है। वो फिल्म भी तैयार है, अभी वो विदेशों में गई है फिल्म फेस्टिवल्स में, जल्दी ही वो हिंदुस्तान के दर्शकों के बीच आ जाएगी। तो ये फिल्मी सफर भी मेरा साथ में चलता रहता है और कुछ न कुछ नई फिल्मों के लिए भी मैं काम करता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको बहुत यंग एज में पद्मश्री मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी छोटी आयु में पद्मश्री जल्दी से मिलता नहीं, और आज भी भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आपको चाहते हैं। अटल जी के साथ भी आपका बहुत लंबा अनुभव रहा, उनके साथ रहने का। लंबा जी। आपने अटल जी पे किताबें भी लिखी, आप 150 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं अब तक। थोड़ा सा अपने साहित्यिक यात्रा के बारे में भी हमारे मित्रों को बताएं आप। राजेश चेतन जी, मैं अटल जी से जुड़ाव तो मेरा लगभग, मैं जब बीए में था तब से था। उन्होंने मुझे, अटल जी ने मुझे नीचे बैठकर सुना है, बल्कि वो दरी वाली परंपरा थी पहले, मंच भी नहीं था, वहां भी अटल जी ने बैठकर मुझे सुना है। अरे जिसमें वो श्रोता थे और कवि मैं था। अरे वाह, वो दृश्य भी, वो बहुत पुरानी बातें हो गई। और ऐसे बहुत अवसर आए जो देश के बड़े महनीय लोगों ने मुझे सुना, लेकिन वो लोग जो मुझे प्यार करते हैं, देश के लोग हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे पढ़ते हैं और मुझसे जुड़े रहते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, वो लोग मेरे लिए बहुत बेशकीमती हैं, बहुत जरूरी है। मैं उन सब का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी शुभकामनाओं के साथ ही मैं ये काम कर पाता हूँ। और किसी का शेर है कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब, मेरे मित्र हैं, जगदम्बा कटलरी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन हैं पवन कंसल जी, बहुत बड़े आदमी हैं और बहुत बड़े व्यवसायी हैं। वो बार बार मेरे मैसेज में आ रहा है कि वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक बार पवन कंसल जी को ओपन कीजिए, वो कुछ बोलना चाहते हैं। पवन कंसल जी को बोलने दीजिए। जी जी, मैं ओपन करता हूं उनको, एक सेकंड। पवन जी बोलिए। अनम्यूट हो गए पवन जी, आप बोल सकते हैं। हाँ, भाई साहब को राम राम। राजेश जी, जोगी, नमस्कार। नमस्कार पवन जी, बोलिए। आपको नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है जो सुबह की आज की ये चर्चा है, और मैं आज जोगी जी को और जान पाया हूँ, और उनकी जो विभिन्न विधाएं हैं उनको मेरा अभिनंदन। और जोगी जी, आज मुझे लग रहा है कि भाई जैसे सचिन तेंदुलकर है, किसी भी बॉल पे छक्का मार सकता है, तो आप किसी भी बात पे हास्य भी पैदा कर सकते हो और किसी भी बात पे लिख भी सकते हो। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज की जो ये क्लास नहीं है, ये तो समझ लो कि हम जो है ना, बस आपके साथ में कहीं और ही दुनिया में चल रहे हैं। और आपका बहुत धन्यवाद पवन जी, मेरा सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए। और चेतन जी, मैं बाद में कोरोना पर भी एक हास्य कविता सुनाऊंगा। मैं अब समय हो रहा है, मैं आपकी कोरोना वाली हास्य कविता के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हास्य कविता कोरोना पे जो आपने लिखी वो सुनाइए। अब समय इतना ही रह गया है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सी कविताएं, कोरोना पर भी मेरी कम से कम 20 कविताएं। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन और वो भी अलग अलग रंगों पर है। एक कविता है युद्ध है, लोग कहते हैं कोरोना से कैसे लड़ना चाहिए, उसके लिए मैंने पूरी कविता लिखी है, युद्ध है। और उसके बाद एक हास्य कविता है। इतनी कविताएं हैं कि मैं ज्यादा सब कुछ सुना नहीं सकता। मैं आपको सुनाता हूँ। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है, जो रुक गया चला नहीं, अड़ा रहा झुका नहीं, लड़ा वो जीत जाएगा, डरा वो मात खाएगा, जो इस भंवर से पार हो गया वही प्रबुद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है, ये है समय की आपदा, नहीं रहेगी सर्वदा, अगर मनुष्य ठान ले, स्वयं की शक्ति जान ले, वही हंसेगा एक दिन, निराश है जो क्रुद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, हटो नहीं डटे रहो, स्वयं की शक्ति जान लो, जो शक्ति जान जाओगे समुद्र लांग जाओगे,
जो हार मान ले यहाँ स्वयं की वो विरुद्ध है। ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये जिंदगी का युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। मैं हास्य कविता एक कोरोना पे सुनाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है, सुनाइए। कोरोना पे एक गजल है, हास्य गजल जिसे आप कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। वो सुनाता हूँ कि इसी बात का है सुबह शाम रोना, इसी बात का है सुबह शाम रोना, कोरोना 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 कोरोना। वाह वाह वाह। हर चैनल पे, हर जगह, हर अखबार में, हर चैनल पे कोरोना के बगैर कोई चर्चा नहीं। हाँ। इसी बात का है सुबह शाम रोना, कोरोना 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 कोरोना। सवेरे से बीबी का फरमान, जब तक हुए 10 मिनट अपने हाथों को धोना, कोरोना 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 कोरोना। हुए 10 मिनट फिर से हाथों को धोना, कोरोना 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 कोरोना। मेरी श्रीमती को सफाई की धुन है, मेरी श्रीमती को सफाई की धुन है, मैं झाड़ू लिए फिरता हूँ कोना कोना, कोरोना 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 कोरोना। और फकत दाल रोटी मयस्सर हुई है, फकत दाल रोटी मयस्सर हुई है, महीनों से गायब मिठाई का दोना, कोरोना 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 कोरोना। और वो बंद सुनाता हूँ, वो शेर सुनाता हूँ जिसे सुनकर मेरी पत्नी भी बहुत हंसी। आपको सुनाता हूँ चेतन जी, यही एक बीबी है 24 घंटे, यही एक बीबी है 24 घंटे, न रूबी न शीला न पिंकी न मोना, कोरोना कोरोना कोरोना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चेतन जी, सारे लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसी से ही कोरोना भागेगा, तनाव कम होगा, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा, मजबूत होगा, और घर परिवार का तनाव कम होगा, व्यापार का तनाव कम होगा। हंसेंगे तो ही कोरोना भागेगा। तो हम हंस के भी, जैसे कहा गया थाली बजा के कोरोना भगाना है, तो आप मान लो मैं ये कहता हूं कि खूब हंस के भी कोरोना को भगाना है। डॉक्टर साहब, लोग पूछ रहे हैं कि आपसे कैसे जुड़ सकते हैं वो? तो वो मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, डॉक्टर सुनील जोगी, मेरे ट्विटर पे जा सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है जोगी जी वाह, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत रंग बिरंगी भांति भांति की कविताएं सुन सकते हैं। तो हर फोरम पे मैं हूँ, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप मुझे खोजेंगे तो मैं गूगल से लेके यूट्यूब तक मिलूंगा। लेकिन जोगी जी वाह अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी लगभग 200-250 कविताएं उसमें पड़ी हैं, जो कि 1000 कविताएं आपको बहुत जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरी मिलने वाली हैं। तो 1000 कविताएं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, मेरी खुद की लिखी रची हुई। और अगले सत्र में मैं ये भी बताऊंगा चेतन जी कि मेरे साहित्य के कितने रंग हैं। बाल साहित्य की 20 किताबें हैं, हास्य व्यंग्य की 20 किताबें हैं, मेरी गजलों की, शायरी की 10 से 15 किताबें हैं, भाषा विज्ञान का मेरा पूरा सेट है, लगभग 10 किताबों का, प्रयोजन मूलक हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, मौलिक हिंदी। तो इसके अलावा मैनेजमेंट पर बहुत काम है मेरा। मेरी भगवान राम पर पुस्तक है, मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम, जो कि सबके राम में उसके कुछ अंश आपको दिखाई देंगे, जो आपकी नई सोच है। हनुमान जी पर, हनुमान जी का प्रबंधन कौशल, मेरी एक पुस्तक है। और जब 11-12 साल पहले ये पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई, लगभग 11 साल पहले, राम पर, मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री राम, मुझे लगता है शायद आप लोकार्पण में भी आए थे। जी, मैं आया था। मॉरिशस के राष्ट्रपति और आडवाणी जी ने लोकार्पण किया था। उसका लगभग 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। और मोरारी बापू जी से लेके देश के तमाम संत जो राम पर बोलते हैं, चाहे युवा हो या बुजुर्ग हो, पुराने हो, वो सब की लाइब्रेरी में आपको वो भगवान राम वाली पुस्तक अवश्य मिल जाएगी। कई मुझे संतों ने बताया कि मैं आपकी पुस्तक से कुछ उदाहरण लेकर उसका उपयोग करता हूँ। आदरणीय मोहन भागवत जी के पास भी ये पुस्तक है, उनको भी बहुत पसंद है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरी पुस्तक इतने बड़े बड़े लोगों के जो पुस्तकालय में, घर में उपलब्ध है। यही मेरी एक साधना है, यही पूंजी है। सम्मान और पद्मश्री ये सब के लिए सरकार का आभार, लेकिन मेरे लिए जनता का प्यार, आप सबकी मोहब्बतें,
ये बहुत मूल्यवान है, ये बहुत कीमती है। और मैं ईश्वर से आप सबकी कुशलता की, स्वास्थ्य की, कोरोना से मुक्त होने की और भारत को विश्व गुरु बनने की शुभकामनाएं देता हूं। और आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। ये कहता हूं चलते चलते कि दोस्तों, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, यही कामना, यही। बहुत धन्यवाद। कल हम लोग आरटीआई कैसे लगाते हैं ये सीखेंगे और आरटीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष अग्रवाल जी हमारे बीच में रहेंगे, जो भारत के सबसे बड़े आरटीआई कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर श्री सुभाष अग्रवाल जी। वो कल हमको सिखाएंगे कि हम आरटीआई से कैसे अपनी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। आप कल 8 बजे पहुंचिएगा। मेरी फेसबुक पर जाकर आप इसको प्रसारित नहीं करते हैं, इस कार्यक्रम को अपना फीडबैक नहीं देते हैं। मैं निवेदन करूंगा, मेरी फेसबुक है कवि राजेश चेतन के नाम से, वहां पे हर दिन की चाय चर्चा की जानकारी रहती है, लिंक रहता है, पोस्टर रहता है, वहां जाके आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और प्रार्थना करूंगा कि आप उस पोस्ट को अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। ये यज्ञ है, अनुष्ठान है, देना सीखिए, समाज के साथ जुड़ना सीखिए। मैं एक ही बात कहता हूं, देश और समाज और राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कुछ करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ बोलिए, नहीं बोल सकते हैं कुछ लिखिए। अगर देश, समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए ना कुछ कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, तो जो कर रहे हैं उनकी कम से कम पीठ थपथपाइए कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। आप जमाती लोग नहीं हैं, जमात के जैसा बिहेव मत कीजिए। राष्ट्र युद्ध संकट के समय है और इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज डॉक्टर जोगी का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। सचिन भैया शांति पाठ का धुन बजाइए।